फिजिक्स 12th में कूलाम का नियम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिकों को कवर करता है। इस कूलाम के नियम के बगैर आप उन टॉपिकों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कूलाम का नियम को समझना बहुत जरूरी है। कूलाम के नियम के आधार पर आप बहुत सारी चीजों को कवर अप कर सकते हो। अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। बगैर कूलाम के नियम के आप अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति को नहीं समझ सकते। उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। लाइक दैट, उसमें आपने देखा होगा कि दो प्रोटॉनों के बीच कितना बल लगता है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितना आकर्षण बल का मान होता है। ये सारे के सारे जो छोटे मोटे चीज है और बड़े बड़े चीज है, उस सारे के सारे चीजों को कवर अप कराता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम कहने का मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको कूलाम का नियम नहीं पता है तो बहुत सारे पोर्शन आपसे छूटने वाले हैं। इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या है। तो सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आई स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। कभी भी किसी भी नियम को पढ़ा तो सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वो जो नियम है क्यों है, क्या बताता है, क्या कहना चाहता है, वो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो जो कूलाम का नियम है वो ये बताता है कि मान लीजिए, जैसे कि आपको ये पता होगा, ये सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश के मध्य में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और ये भी मालूम होगा कि विजातीय आवेश है, इसके मध्य में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो जो कूलाम का नियम ये बताता है कि अगर सजातीय आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल लगता है, विजातीय आवेशों के मध्य में आकर्षण बल लगता है, तो उस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है, यह आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बेहतरीन तरीके से कूलाम ने बताया है। तो आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि सजातीय आवेशों में और विजातीय आवेशों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है। इसको जानने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो आवेश है जिसको Q1 और Q2 हमने नाम दिया। अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है, इसकी जो दूरी जो है वो बहुत ही कम है, तब इन दोनों आवेशों को हम क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। अर्थात कूलाम का जो नियम है वो केवल किस पर लागू होता है? बिंदु आवेश पर लागू होता है। अर्थात ऐसे दो आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, ये नियम केवल उसी पर लागू होता है। तो फाइनली हम लोग कूलाम का नियम देखने जा रहे हैं जो ये बताएगा कि विपरीत आवेशों, समान आवेशों में कितना प्रतिकर्षण बल लगता है या फिर असमान आवेशों में कितना आकर्षण बल लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2। ये देखिए दो आवेश अपने पास, और मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दोनों प्लस है या दोनों माइनस आवेश है, एक प्लस है एक माइनस है, ये नहीं बोल रहा है। ठीक, ये बोल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों के मध्य या तो आकर्षण बल कार्य कर सकता है या तो प्रतिकर्षण बल कार्य कर सकता है। तो नियम को हम दो भागों में बांट करके बोलेंगे। पहला भाग देखिएगा, पहले तो देख लेते फिर से। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो नियम क्या बोलते हैं सुनिएगा। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये पहला भाग हो गया। फिर दूसरा भाग बोलता है उनके मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इन दोनों आवेशों के गुणनफल का मान जितना अधिक होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। फिर बोलता है व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, तो बोलता है
जितनी ज्यादा इन दोनों के बीच की दूरी होगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का मान उतना ही कम होगा। दोनों नियमों को एक साथ मिला करके हम बोलते हैं तो ऐसा हो जाएगा कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको समीकरण 1 समझा, इसको समीकरण 2 समझा। अब आगे बढ़ते हैं, हम दोनों समीकरण को मिला के लिखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को मिलाकर लिखने पर Q1 Q2 और यहाँ पर नीचे में कर दिया तो ऊपर वाला भाग समानुपाती के लिए हो गया, नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती के लिए। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम नियत राशि लेते हैं K। तो K एक नियतांक है जिसका मान दो बातों पर निर्भर करता है। क्या? एक तो निर्भर करता है कि हम कौन से पद्धति में मापन कर रहे हैं, ऐसे पद्धति में मापन कर रहे हैं कि सीजीएस पद्धति में। दूसरा डिपेंड करता है कि आप वायु ले रहे हैं कि माध्यम ले रहे हैं। तो K जो रहता है एक नियतांक रहता है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं मापन और मापन की पद्धति पर निर्भर कैसे करता है। तो ये है समीकरण 3। ऐसे पद्धति में लेकर के चलते हैं, ऐसा पद्धति में। पहला कंडीशन इसमें, जब वायु या निर्वात हो, तो जब वायु या निर्वात हो तो उस कंडीशन में K का वैल्यू लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है वो देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मतलब होता है वायु या निर्वात में विद्युत का कितना मान है वो विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक, अगर हम इसका मान देखते हैं तो ये आता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। इस मान को यहां रख करके देखते हैं 4 पाई का वैल्यू पता होगा 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इन सब को कैलकुलेट करोगे तो लगभग आता है 9 इंटू 10⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। अब इस मान को हम सबसे पहले रखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में देखिएगा F, ये लिखा है K का पहला वैल्यू रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बचा हुआ है Q1 Q2, नीचे में बचा हुआ अपने पास क्या है R स्क्वायर। चूंकि इसको हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं और कैलकुलेट करके सारा वैल्यू अपने को प्राप्त होता है 9 इंटू 10⁻9, ये प्राप्त होता है F बराबर Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। ये अपना फाइनली पहला इक्वेशन प्राप्त हुआ है। SI में वायु और निर्वात के लिए बल है, इसका आंसर इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन होगा। ये पहले कंडीशन के लिए फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब अगर आपको लगता है कि इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे का चीज बताऊंगा यहाँ पर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ऐसे पद्धति में ही दूसरा कंडीशन देखने वाले हैं। ऐसे पद्धति में दूसरा कंडीशन क्या, हमको सिर्फ इतना करना है वायु या निर्वात के अतिरिक्त, वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो। अन्य माध्यम हो तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या करते हैं देखिएगा। उस कंडीशन में K बराबर लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिया जाता है। इस वैल्यू को समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 से। तो ये रहा समीकरण 3,
ये लिखा है F इजिकल टू K लिखा है, तो K का वैल्यू अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये लिखा हुआ है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इसको आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है इतने का वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट किया तो हमको प्राप्त हुआ था 9 × 10⁹ 1/K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है F का दूसरा वैल्यू, माध्यम जब हो तब। ये भी आ जाएगा आपका न्यूटन में। तो हमेशा ऐसा में दो आपको चीजें चलनी है, एक है वायु निर्वात के लिए, दूसरा वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम है। अब इसके बाद हम देखेंगे सीजीएस पद्धति में। ये हो जाएगा सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में फिर से पहला कंडीशन क्या, जब वायु निर्वात हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, k बराबर लेते हैं 1। तो समीकरण 3 में हम रखेंगे वैल्यू, समीकरण 3 से। तो देखिएगा ये रहा F, K का वैल्यू अपने पास कितना है 1, तो सिर्फ 1 है, तो सिर्फ इतना आपके पास वैल्यू रह जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह जाएगा न्यूटन में, यह आ जाएगा अपने पास सीजीएस पद्धति में आ जाएगा। ठीक, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, जब कोई माध्यम हो तो उस कंडीशन में हम k बराबर लेते हैं 1/K। समीकरण 3 में वैल्यू रखा, समीकरण 3 से, तो F बराबर आ जाएगा, k की जगह में रखाएगा 1/K, और यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना न्यूटन प्राप्त होगा। तो SI में भी 2 निकाला और CGS में भी 2 निकाला। इस प्रकार से 4 अलग अलग कंडीशन में आपको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान प्राप्त होता है। तो ये तो था कूलाम का नियम, जो बिंदु आवेशों पर लागू होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो आपने किन्हीं भी 2 समान आवेशों या फिर विपरीत आवेशों के मध्य में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बता सकते हैं। इसमें अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति से संबंधित जो व्यंजक आते हैं वो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं ये जो कूलाम का नियम मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको कमी लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।